हेलो बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रखर क्लासेस में और मैं हूं देव सर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, डी ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम टोटल स्टडी करेंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को जनरली हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ड्यू टू हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स दे शोज, इनके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, इस कारण से ये शो कर सकते हैं क्या क्या, वेरिएबल वैलेंसी। क्या शो करते हैं भाई? वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। कलर आयन देते हैं। क्या देते हैं? इनके कंपाउंड्स जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के होंगे भाई, जब इनके पास पार्शियली फिल्ड है तो जाहिर सी बात है इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होंगे? ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के होंगे। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं विथ वेरियस लिगेंड। ये डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स से ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो अब ध्यान दिया जाए, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 d1 से 10 तक और ns 0 to 2, या आप यहां पे 1 to 2 कर सकते हैं। किताब में 1 to 2 मिल सकता है या 0 to 2 मिल जाएगा। तो 0 to 2 इसलिए लिखा क्योंकि पैलेडियम में एक बार 0 है। ठीक है। अब अगर हम देखें तो जिंक कैडमियम Hg, जिंक कैडमियम Hg यानी ग्रुप 12 के एलिमेंट्स जो होते हैं जिंक कैडमियम और Hg, इनकी बात करें तो ये फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स होता है इनके पास, यानी इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 d10 और ns2 होता है। इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? n-1 d10 और ns2 होता है, यानी ये कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। और जब कंप्लीटली फिल्ड होते हैं तो मतलब यह वेरिएबल वैलेंसी को शो नहीं करेंगे, कलर कॉम्प्लेक्स नहीं देंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप। डी ब्लॉक में कौन से ग्रुप 12 के एलिमेंट, कौन? जिंदगी, कड़वी, हैजी, चन्ना लास्ट वाला होता है, लेकिन हम 3 को कंसीडर करते हैं, जिंदगी, कड़वी, हैजी। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी। हाइड्रारगाइरम 80 होता है इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है भाई। वहीं पे अगर हम लोग बात करें ग्रुप 11 के जो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें कॉपर, Ag, Au आता है, इनको हम लोग जनरली क्वाइनेज मेटल बोलते हैं। क्वाइनेज मेटल का मतलब होता है जिनसे हम लोगों के सिक्के बनाए जाते हैं, क्वाइंस बनते हैं। उसके बाद ग्रुप 10 के एलिमेंट्स को ले लो, Ni, Pd, Pt, नई पड़ोसन पटना की दिल्ली से। तो यहाँ पे Ni, Pd, Pt ये 3 एलिमेंट्स जो होते हैं कैटालिटिक रिडक्शन में, आपने देखा होगा H2 के साथ में Pd, Pt, Ni लगा होता है, ये कैटालिटिक रिडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है भाई। तो यूज्ड इन कैटालिटिक रिडक्शन। अब हम लोग बात करते हैं कि पूरा का पूरा जो डी ब्लॉक होता है वह है यस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों के बीच में होता है। 1 से 2 तक यस ब्लॉक होता है, 3 से 12 तक आपका डी ब्लॉक होता है, और 13 से लेके ऑनवर्ड 18 तक क्या होता है? पी ब्लॉक होता है। तो इन दोनों के बीच में होता है, एक मेटल होता है, दूसरा नॉन मेटल, और मेटल वाइट्स भी कुछ आते हैं, इनके बीच में फंस जाता है आपका डी ब्लॉक, और इसलिए ये ट्रांजिशन होता है। ऐसा लॉजिक बता रहा हूं आपको। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो होते हैं जिंक, कैडमियम एंड Hg आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। इनके पास कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, इसलिए हम इनको कंसीडर नहीं करते हैं एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है भाई। अब अगर हम डी ब्लॉक को देखें तो डी ब्लॉक में हमारे पास कुल 4 सीरीज आएंगी, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। अगर 3D सीरीज की बात करेंगे तो 3D सीरीज मतलब जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा। 4D सीरीज क्या होगा? जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में जाएगा। 5D क्या होगा? जिसका इलेक्ट्रॉन 5D में जाएगा, जिसका 6D में जाएगा। ये आप सीरीज समझो, उसमें गया वो उस सीरीज का हुआ। 3D सीरीज में कहां से? 21 से लेके 30 तक। 3D सीरीज में 21 से लेके 30 तक। 4D सीरीज में 39 से लेके 48 तक, 39 से लेके 48 तक। 5D सीरीज में 57 से लेके 80 तक, 57 से लेके 80 तक। बीच वाला गायब हो जाता है 58 से लेके 71 तक, वो क्या होता है? लेंथेनाइड सीरीज होता है। क्या होता है? लेंथेनाइड सीरीज होता है। और यहां पे आ जाइए अगर 6D में तो 89 के बाद 90 से लेके 103 तक एक्टिनाइड सीरीज होता है। क्या होता है? एक्टिनाइड सीरीज। तो मतलब अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास लूप होल आ गया, क्या हो गया? 58 से लेके 71, और यहाँ पे क्या हो गया? 90 से लेके 103 तक। ठीक है भाई। ये हो जाएगा क्या आपका? लेंथेनाइड, लेंथेनाइड। और ये हो जाएगा आपका क्या?
एक्टिनाइड। क्या हो जाएगा? एक्टिनाइड। ठीक भाई। तो यहाँ पे 14 एलिमेंट, यहाँ पे 14 एलिमेंट, यहाँ पे टोटल मिला के हो गए 28, और 28 एलिमेंट टोटल होते हैं आपके एफ ब्लॉक के, और एफ ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक भाई, चलो तो ये हो गया हमारे पास। अब 5D सीरीज 57 से लेके 80 तक, और 6D जो सीरीज होता है वो 89 से लेके 112 तक होता है। कहां तक होता है? 89 से लेके 112 तक। पूरे के पूरे एलिमेंट्स को कैसे याद करोगे आप, उनको समझ लो आप। देखो ध्यान से, अगर देखा जाए यहां से ऊपर से नीचे हम ऐसे बता रहे हैं, स्कूटी यमहा ला एसी, स्कूटी यमहा ला एसी, टी जरा हाफ रख, टी जरा हाफ रख, वायलिन ना बजे तबला ढोल बजे, वायलिन ना बजे तबला ढोल बजे, सीआर से हो जाएगा करो मोहब्बत वाइफ से जी, करो मोहब्बत वाइफ से जी, मांगे टीसी रेखा भी, मांगे टीसी रेखा भी, फे रू ओज हंस, फे रू ओज हंस, कोई रोया इधर माते, कोई रोया इधर माते, नई पड़ोसन पटना की दिल्ली से, नई पड़ोसन पटना की दिल्ली से, क्यों आंगन आऊं रोज, क्यों आंगन आऊं रोज, जिंदगी कड़वी है जी चन्ना। इस तरह से आप इनको याद कर सकते हो। मैंने सबके एटॉमिक नंबर लिख रखे हैं रेड से, 21, 22, 23, 24 एंड ऑनवर्ड। अब कॉन्फ़िगरेशन लिख रखा है मैंने 4D और 3D का, 4D और 3D का, 4s और 3D का। 4s में ये है, 3D में ये है। तो जिसको मैंने ब्रैकेट में किया है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ है? चेंज। क्रोमियम में यहाँ पे 1 और 5 हो गया, सेम प्रोसेस में यहाँ पे कॉपर में 1 और 10 हो गया, सिल्वर में देखोगे 1 और 10, पैलेडियम में जो होता है वो 0 और 10 होता है, पीटी में देखोगे 1 और 9, गोल्ड में 1 और 10, और रंजम में 1 और 10। बाकी 41 से लेके 45 तक सबके यस में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बाकी डी में 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिन पे मैंने स्टार लगाए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी आपको पूरे डिटेल में पढ़ना है सिर्फ 3D सीरीज, ठीक है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन आप पूरे का अच्छे से तैयार रखेंगे। तो आई होप ये आया होगा आपको समझ में। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो बच्चों अब हमारा जो टॉपिक है वो है क्या? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, तो उनको बारी बारी से देखते हैं। पहला पॉइंट, टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टी। इनके पास टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती है अलग अलग। डक्टिलिटी, इनके पास डक्टाइल होते हैं। मेलिबिलिटी, मेलिएबल होते हैं। मोस्ट मेलिएबल, मोस्ट डक्टाइल, गोल्ड होता है आपका। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जैसे कि सिल्वर, सिल्वर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, यानी बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। हाई थर्मल कंडक्टिविटी, इनके पास बढ़िया थर्मल कंडक्टिविटी भी होती है। हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, इनके पास बढ़िया मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। एक्सेप्शन जिंक, CD और Hg, मतलब ग्रुप 12 को छोड़ दो पूरा। हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है भाई? तो हाई मेल्टिंग पॉइंट याद रखना कि टंगस्टन का होता है। कितना? टंगस्टन का होता है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। टंगस्टन क्या होता है? जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 3422 डिग्री सेल्सियस या 6192 फ़ारेनहाइट, 6192 फ़ारेनहाइट होता है। बात करें कि इनकी हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है। हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है यहां समझो। हीट ऑफ एटमाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज व्हेन अ कंपाउंड्स बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड द कंपोनेंट एटम आर रेड्यूस्ड टू इंडिविजुअल एटम्स, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ऐसे जनरल में समझ लो कि अगर हमारे पास CH4 है तो CH4 में कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1 2 3 4 ये बॉन्ड है। अब इन सभी बॉन्ड को तोड़कर इसको कार्बन और +4 हाइड्रोजन में लाने के लिए लगभग डेल्टा H इसका A, हीट ऑफ एटमाइजेशन 1692 लगता है, ठीक है, 1692 के आसपास लगता है। तो मतलब क्या हुआ कि इस बॉन्ड को तोड़ा जा रहा है, और इस बॉन्ड को तोड़ने के बाद अलग अलग एटम में स्प्लिट करने को ही क्या कहते हैं? हीट ऑफ एटमाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं। ठीक है भाई,
चलिए यहाँ पे देखा जाए वेरी हार्ड, ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट जिंक, Cd और Hg। जिंक, Cd और Hg को छोड़ दिया जाए तो ये बहुत हार्ड होते हैं। उसी में आ जाएगा मोस्ट डेंसिटी मेटल कौन सा होता है, तो वो होता है ऑस्मियम। कौन सा होता है, ऑस्मियम। ऑस्मियम की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है पूरे डी ब्लॉक के अंदर। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीजेज, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पहले बढ़ते हैं क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बढ़ता है। देन आफ्टर डिक्रीजेस, फिर क्या होते हैं, घटते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। भाई जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड भी तो होते चले जाएंगे, तो पहले मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, फिर फाइनली जाके क्या होता है, घट जाता है। इसीलिए देखो ग्रुप 12 का क्या हो गया, जिंक, Cd, Hg, ग्रुप 12 लास्ट में पड़ा, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। ठीक, चलिए बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई की। तो एटॉमिक रेडियाई अगर हम 3D सीरीज की देखेंगे, किसकी देख रहे हैं, 3D सीरीज की, तो एटॉमिक रेडियाई जो 3D सीरीज की होती है, पहले तो डिक्रीज करती है, फिर बराबर हो जाती है, फिर इंक्रीज कर जाती है। कहाँ से कहाँ तक कैसे होता है भाई, तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये आप ध्यान रखना, कहाँ तक, Mn तक, Mn तक ये पूरा आपका ये Fe तक मान लो, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज करेंगे, फिर Fe, CO और Ni इन तीनों का इक्वल हो जाएगा, फिर एटॉमिक रेडियाई बढ़ जाएगी। ये ध्यान देना, कहाँ तक हुआ भाई, SCTIV, मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज तक इनकी एटॉमिक रेडियाई घटती है ड्यू टू द जेफ बढ़ता है। जब आगे जाते हैं तो FeCO Ni का पैरेलल हो जाता है, जेफ और स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू लगभग बराबर होती है, और CO और Zn की वैल्यू फिर बढ़ जाती है एटॉमिक रेडियाई की। क्यों, क्योंकि जैसे हम उधर जाते हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है और जेफ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक भाई, अब अगर हम लोगों को 3D, 4D और 5D की बात करेगा, 3D, 4D और 5D, तो 3D, 4D और 5D, 3D सीरीज पहले पड़ेगा, 4D बाद में पड़ेगा, 5D बाद में पड़ेगा। तो यहाँ पे 3D से बड़ा 4D होगा, लेकिन 4D और 5D बराबर होंगे, 4D और 5D बराबर होंगे, क्यों, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, या बोलो पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, या फिर बोलो पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तक क्लियर। यहाँ पे बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी used to release an electron from the outermost cell of an isolated gaseous atom is known as ionization enthalpy। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी वो होता है कि किसी भी एटम के, आइसोलेटेड गैसियस एटम के बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगती है वही क्या होती है, वही क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। तो अब देखो, अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड क्लास 11 के अकॉर्डिंग देखें तो IE1 इज लेस देन IE2 इज लेस देन I3। तो IE1 पहला आयनाइजेशन पोटेंशियल, दूसरे वाले से कम होता है, दूसरा वाला तीसरे से कम होता है, तीसरा वाला चौथे से कम होता है। ठीक, अगर देखें कि इनमें देखा जाए किसकी ज्यादा एनर्जी होगी भाई, तो हीट इसका 5D का, उसके बाद 3D का, उसके बाद 4D का, 5D, 3D और 4D, फिर से वही आएगा ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक भाई, अब अगर इसमें ट्रेंड देखा जाए तो इसमें ट्रेंड क्या होगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो ट्रेंड होता है वो ये होता है, ये ध्यान रखना, ये जो Ti है इसको लेके आ जाओ Cr और Mn के बीच में यहाँ पे, और यहाँ पे ध्यान दो जो CO है, CO, ठीक है, पहले तो ये ध्यान रखो कि Fe को आप लेके आओ जिंक के पहले, Fe को जिंक के पहले, ये हो गया, फिर CO को लेके आओ आयरन के पहले, CO को लेके आओ आयरन के पहले। तो यानी जनरल ट्रेंड मैं लिख देता हूँ, स्कैंडियम हो गया, फिर वेनेडियम हो गया, फिर क्रोमियम हो गया, फिर Ti हो गया, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, Mn हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका Ni हो जाएगा, फिर क्या होगा CO होगा, फिर आपका CO होगा, Fe होगा, Zn होगा। ये इनके आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड हो जाएगा, ये इनके आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड होगा, और ये ऐसे सीक्वेंस बढ़ते हुए ही जाएंगे। ठीक है भाई, तो यहां ध्यान रखना, Ti चला जाता है Cr और Mn के बीच में, Fe जाता है जिंक के पहले, CO आता है Fe के पहले। ठीक, आगे देखो, अब कह रहा है जिंक, कैडमियम, मरकरी हैज हाई आयनाइजेशन एनर्जी, इनके पास हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है, क्यों,
क्योंकि इनका पूरा का पूरा ऑर्बिटल का होता है, फुल्ड होता है, ड्यू टू फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स, ड्यू टू फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स। क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, n-1 d10 और ns2। देखो ऑर्बिटल सब के सब क्या है, फुल है, d वाला भी फुल्ड है और s वाला भी फुल्ड है। ठीक भाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन क्या है भाई कि अगर IE2 ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन IE2 ऑफ जिंक, गिव रीजन। क्यों होता है? अगर हम दोनों का कॉन्फ़िगरेशन करें, IE2 ऑफ कॉपर, कॉपर का करो भाई 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10, ये हुआ। अब इसका हमने पहला नहीं करना, दूसरा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है। अब इसमें देखो 3d10 आया। अब अगर हम जिंक का करेंगे तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। देखो इसमें से जिंक से यहाँ पे 2 होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका, IE2 सेकंड वाला कर रहे हो, मतलब क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन। इसमें देखो पूरा का पूरा d ऑर्बिटल फुलफिल्ड है, यहाँ पे यस में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब हाफ फिल्ड है, मतलब इस वाले इलेक्ट्रॉन को इजिली निकाल सकते हो एज कंपेयर्ड टू दिस। इसलिए IE2 कॉपर का ज्यादा होता है IE2 जिंक से, ये याद रखना आप। ठीक है भाई। लास्ट पॉइंट यहाँ का स्लाइड का, इफेक्ट ऑफ एटमाइजेशन। इफेक्ट ऑफ एटमाइजेशन क्या है? एटमाइजेशन का इफेक्ट क्या होता है? द अमाउंट ऑफ, यानी हीट ऑफ एटमाइजेशन, सॉरी, heat of atomization, the amount of enthalpy change when a compound's bonds are broken and the component atom are reduced to individual atoms is known as heat of atomization या enthalpy of atomization। इनका सीक्वेंस क्या होता है? तो जिंक, उसके बाद Mn, उसके बाद Sc स्कैंडियम, फिर कॉपर, फिर क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, टाइटेनियम और वेनेडियम। ये आपका सीक्वेंस होता है हीट ऑफ एटमाइजेशन का। ठीक है भाई, तो यहां तक फटाफट नोट करें। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। अगली प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक में ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम लोग 3D सीरीज का देखें तो 3D सीरीज ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और 3D सीरीज का मैंने लिख रखा है यहाँ पे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, इनका लिख रखा है। तो यहाँ पे Mn है, ये ध्यान दीजिएगा, Mn मैग्नीज। तो ये कह रहा है कि इनके ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखे जाए तो 3D सीरीज के अंदर, 3D सीरीज के अंदर जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो करता है Mn। कितना शो करता है? +7 करता है, +7। और वहीं पे अगर हम लोग बात ये करें पहले एलिमेंट की और लास्ट एलिमेंट की, देखा जाए इनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होते हैं। स्कैंडियम का +3 होता है, जिंक का +2 होता है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते हैं। अब ध्यान दो, सबसे ज्यादा किसने किया? +7 Mn ने किया है, तो मैग्नीज का हो गया सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट +7। बाकी सबका ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉपर देखो Cu+ और Cu2+, जनरली आपको पता होगा Q+ एंड क्यूप्रिक होता है। जिंक के पास +2 होता है, आयरन से लेके निकिल तक 2, 3, 4, और आयरन जो होता है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है। वहीं पे बात करें टाइटेनियम का 2, 3, 4, वेनेडियम का 2, 3, 4, 5, क्रोमियम का 2, 3, 4, 5, 6 और Mn का 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ऊपर से नीचे आने पे देखो पहले इंक्रीज कर रहा है, फिर क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो यहां से यहां तक क्या किया? इंक्रीज, फिर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। इंक्रीज देन डिक्रीज, इंक्रीज उसके बाद डिक्रीज। ठीक है भाई, ट्रेंड ये आपको समझ में आना चाहिए। सेम और आगे देखा जाए तो आयरन, निकिल, आयरन और जो निकिल होता है ये सोज 0 ऑक्सीडेशन स्टेट इन मेटल कार्बोनिल्स। ये मेटल कार्बोनिल यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के में ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कौन? Fe और निकिल। जैसे आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये एग्जांपल देखा होगा NiCO का 4, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट Ni का कितना होता है? 0। दूसरा एग्जांपल FeCO का होल 5, हो गए दोनों के दोनों कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के निकिल और आयरन, इन दोनों में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? 0 होती है। ये याद रखना, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर भाई?
अब अगला देखो, Mn shows highest oxidation in 3D सीरीज। Mn जो होता है मैग्नीज होता है, वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है 3D सीरीज का। कितना किया? प्लस का 7। कितना करता भाई? प्लस का 7 करता। ठीक। स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे होता है? पहले के ऊपर से नीचे आने पर, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीजेज, ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है, ड्यू टू इंक्रीज इन द डिस्टेंस फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल से डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, ये इनका स्टेबिलिटी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की बढ़ती जाएगी। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे क्रोमियम का कितना है? 6 है। Mn का कितना है? 6 है। तो वहां पे अब देखो मॉलिबेडनम टंगस्टन, ये तो एक सीरीज में ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे लेफ्ट टू राइट चल रहा है। हमको टॉप टू बॉटम आना है, तो टॉप टू बॉटम में आप ऐसे समझ लो, करो मोहब्बत वाइफ से जी। तो इस वाले को हम कंसीडर नहीं करेंगे, इन तीन को देखा जाए तो क्रोमियम का कितना हो गया? प्लस का 6, मॉलिबेडनम का 6, टंगस्टन का कितना हो गया? 6। टंगस्टन की मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होती है। तो अगर इन तीनों में देखा जाए, क्रोमियम +6, मॉलिबेडनम +6 और टंगस्टन +6, तो उन्हीं के बात में कह रहा है कि मॉलिबेडनम 6, टंगस्टन 6 इज मोर स्टेबल देन क्रोमियम 6। क्यों? क्योंकि भाई ऊपर से नीचे आ रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ रहा है आउटर मोस्ट सेल से, इसलिए ज्यादा स्टेबल हो गए। ठीक है भाई, तो वही बात किया है, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम में इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन द डिस्टेंस फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल। करो मोहब्बत पाइप से, तो ये हो गया। आगे आइए, वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएबिलिटी क्यों होती है भाई? ये जो वेरिएबिलिटी आई 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्यों आ रहा है? तो इट अराइजेस ड्यू टू इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अगर इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स होगा, तब यहाँ पे ये वेरिएबिलिटी ऑक्सीडेशन स्टेट की होगी। भाई इनकम्प्लीट है तो कहीं पे इधर उधर जंप कर सकता है, इधर उधर आ सकता है। ठीक। The oxidation state of a metal, the oxidation state of a metal in a solvent is depend upon the nature of the solvent. अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए मेटल की बात करें, वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी। अगर कोई भी मेटल सॉल्वेंट में है तो वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। जैसे Cu+ is unstable in aqueous solution and undergoes disproportionation reaction। और Cu जो प्लस होता है वो एक्वा सोल्यूशन में अनस्टेबल होता है, तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन दिखाता है। डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है? एक ही स्पेसी का एक बार ऑक्सीडेशन हो, उसी स्पेसी का, सेम स्पेसी का एक बार रिडक्शन हो। तो यहां पे अगर आप ध्यान से अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखें आप, तो क्या होगा? ये भी चलो ठीक है, इसी से देख लो। अगर हम Cu+ की बात करें तो Cu+ 2+ में गया और Cu+ 0 में जा रहा है, तो एक बार इसका हुआ क्या? ऑक्सीडेशन, और एक बार हुआ क्या? इसका रिडक्शन। जब सेम स्पीसी का ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, उसी को बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। क्या बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अगला पॉइंट है, द स्टेबिलिटी ऑफ Cu2+ aqueous rather than Cu+ aqueous due to much more negative hydration enthalpy। कह रहा है स्टेबिलिटी ऑफ Cu2+ aqueous में Cu+ से ज्यादा होती है ड्यू टू द मच मोर हायर निगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी। इनकी निगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा निगेटिव होती है, इसलिए ऑफ कॉपर Cu2+ देन Cu2+ की हाइड्रेशन एंथैल्पी Cu+ से ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा निगेटिव होती है, इसलिए क्या होते हैं? एक्वा सोल्यूशन में स्टेबल होते हैं। which more than compensate for the second ionization enthalpy of Cu। अगर हम Cu की सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी लगाएं, मतलब सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर निकाले, तो उससे भी कहीं ज्यादा, यानी उसकी भरपाई करने के लिए काफी होती है। ठीक भाई। Cu2+ हैलाइड्स आर नोन एक्सेप्ट, Cu2+ के हैलाइड्स नोन है एक्सेप्ट आयोडाइड। जैसे फ्लोराइड मिल जाएंगे, क्लोराइड मिल जाएगा, ब्रोमाइड मिल जाएगा, लेकिन आयोडाइड नहीं मिलता है। तो ये बात ध्यान देना, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है इन 3D सीरीज। अगर हम बात करें 3D सीरीज में, द हैलाइड विथ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन 3D सीरीज, द हैलाइड
विथ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वो करता है TiX4, मतलब टाइटेनियम के साथ में फ्लोरीन 4 फ्लोरीन, वेनेडियम के साथ में 5, क्रोमियम के साथ में 6, और वहीं पे Mn की बात करें तो MnO3+F आएगा, मतलब इंडिविजुअल फ्लोराइड के साथ नहीं, इंडिविजुअल फ्लोराइड के साथ लोगे तो ये MF4 आता है, इंडिविजुअल MN4 आता है या MnF4 आता है, मैग्नीज टेट्राफ्लोराइड आएगा। लेकिन अगर हम लोग उसको छोड़ दें तो MnO3F, यहाँ पे CrF6, VF6 और TiX4 आते हैं हमारे पास। ठीक है भाई, TiX4 में क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो मैग्नेटिक मूवमेंट को दिखाते हैं हम लोग म्यू से। म्यू इज इक्वल टू होता है रूट का n इंटू n+2, n इंटू n+2, और यूनिट होती है bm। bm का मतलब होता है बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन। ठीक है भाई, तो n वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बात करें पैरामैग्नेटिक की, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर द सब्सटेंस व्हिच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड अट्रैक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड। डायमैग्नेटिक की बात करें तो डायमैग्नेटिक आर द सब्सटेंस व्हिच हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल्ड होंगे। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर द सब्सटेंस व्हिच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड, जो कि बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। जैसे कि आपका आयरन हो जाएगा, निकिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने आपको शायद दिया है, तो आयरन आप जानते ही हो मैग्नेटिक फील्ड में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है। अब जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं वो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, यानी ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फॉर्म होता है पैरामैग्नेटिज्म का, तभी तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं भाई। अब बात करते हैं कि फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक में समझ लो आप। पैरामैग्नेटिक क्या होता है? जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। डायमैग्नेटिक क्या होगा? जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। कैलकुलेट म्यू फॉर FeCO5। अगर हम लोग इनके लिए मैग्नेटिक मूवमेंट बताएं तो क्या होगा, तो ध्यान से पहले समझो कि यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आ जाएगी आपके पास 0। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? 0 आएगी। तो ध्यान दो, Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो Fe का जनरल कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। अगर देखा जाए तो यहां तक पूरा फुलफिल है। D में 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 5 ऑर्बिटल होता है, तो 5 और 1 6, मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे हमने बताया भाई? अगर D का बनाओगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 4। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया? 4। अब रख दो म्यू इज इक्वल टू रूट का n इंटू n+2। अब n कितना है भैया? 4 इंटू 4+2, तो हो जाएगा 4 2 6 6 चौक 24, यानी रूट का हो जाएगा 24। रूट का हो गया 24, रूट का 24 ये आ जाएगा। और ये आएगा अप्रॉक्स में 4 चौके 16 और 5 पचे 25, 4.96 के अप्रॉक्स में आएगा। ठीक है भाई, 4.96 के अप्रॉक्स में ये हो जाएगा आपका। अब ये बताओ, जब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा भाई? पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ये ध्यान देना। ठीक है भाई, बात करते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी की। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी D ब्लॉक के पास बढ़िया कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि हमारा हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस के अंदर आपने देखा होगा H2+N2 गिव्स NH3, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो अमोनिया का फॉर्मेशन में Fe जो होता है वो कैटालिस्ट और मॉलिब्डेनम जो होता है वो प्रोमोटर का काम करता है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, आप कैटालिटिक रिडक्शन करो या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करो, उसमें क्या होता है? H2 के साथ में PDPTNI लगा सकते हो। नई पड़ोसन पटना की, तो नई पड़ोसन पटना की NiPD लगा सकते हो। निकल पैलेडियम और प्लैटिनम लगा सकते हैं। वहीं पे अगर हम लोग बात करें आपके कॉन्टैक्ट प्रोसेस की,
तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम लोग V2O5 का यूज करते हैं, वेरेडियम पेंटॉक्साइड का यूज करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस में V2O5 का। और वाकर प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो इसमें पैलेडियम क्लोराइड का यूज करते हैं, वाकर प्रोसेस होता है, ठीक है भाई। तो ये होता है यहाँ पे पैलेडियम क्लोराइड का यूज। तो पूरा का पूरा हमने देखा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट और स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट की पूरी चर्चा हमने करी। आगे मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट।